सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है ध्वनियाँ, वर्ण तथा लेखन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा को जानने के लिए इस शीर्षक को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिना इस शीर्षक को जाने हिंदी भाषा को समझना तथा उसकी लेखन शैली को समझना कठिन कार्य है। इसलिए इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि ध्वनियाँ क्या होती हैं, ध्वनियाँ वर्ण कैसे बनी तथा इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ आगत शब्द किसे कहते हैं तथा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। ध्वनि का अर्थ पिछले पाठ में हमने पढ़ा है, ध्वनि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण होता है। वर्ण का अर्थ जब मानव को अपने विचारों को संचित करने अथवा दूर स्थित किसी व्यक्ति तक पहुंचाने में असुविधा हुई, तब उसने इन्हीं ध्वनियों को विभिन्न प्रकार के चिन्हों में परिवर्तित कर दिया और यहीं से ये चिन्ह वर्ण कहलाने लगे। ये था वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप। अब यह प्रश्न उठता है, ध्वनियों का निर्माण कैसे होता है। ध्वनियों का निर्माण मुख से निकलने वाली वायु के द्वारा होता है। हम मुंह बंद करके बोल नहीं सकते और इस क्रिया में दो कार्य होते हैं। पहला, या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा, या जीभ अथवा निचले होंठ के द्वारा इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाए। और इसी आधार पर ध्वनियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आइए अब ध्वनियों के भेद पे चर्चा करेंगे। पहला, स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु किसी रुकावट के बिना मुख से बाहर निकलती है। उदाहरण, अ, ई, उ, री। इन ध्वनियों का उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती, इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इन्हीं की सहायता से अन्य स्वरों की रचना की गई है। व्यंजन ध्वनियाँ। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा होता है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद किए गए हैं। यह भेद वायु के जीभ पर पड़ने वाले दबाव के कारण किए गए। वायु जब मुख में आती है तो उसका दबाव जीभ के अग्रभाग अथवा मध्य भाग अथवा पिछले भाग पर पड़ता है और इसी कारण स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसमें स्वर वायु का दबाव जीभ के अग्रभाग पर पड़ता है, जैसे ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मध्य स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसमें वायु का दबाव जीभ के मध्य भाग पर पड़ता है, जैसे अ। पश्च स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसमें वायु का दबाव जीभ के पिछले भाग पर पड़ता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आ। ये तो हो गई स्वरों की बात।
हम यह जानेंगे ये व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रमुख भेद। पहले हम यह जानें कि उच्चारण प्रयत्न क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में एकत्र हो जाती है और फिर जब हमें किसी वर्ण का उच्चारण करना होता है तो वही वायु फेफड़े से मुख तक आती है। इस प्रक्रिया में कभी कभी फेफड़े को कम दबाव देना पड़ता है और कभी कभी फेफड़ों से वायु का ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसी आधार पर व्यंजन वर्णों को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला, अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन, दूसरा अघोष एवं सघोष व्यंजन, तीसरा स्पर्शी व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। इसका तात्पर्य है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु मुख से निकले वह व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, च, ज। महाप्राण व्यंजन। महा का अर्थ होता है अधिक तथा प्राण का अर्थ होता है वायु। इसलिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक तेज गति से मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उदाहरण ख, घ, छ, झ। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन के मध्य हम अंतर एक विधि के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें अपने हथेली को अपने मुख के समीप रखना है तथा वर्णों का उच्चारण करना है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का दबाव हथेली पर कम पड़ेगा वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे तथा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का दबाव हथेली पर अधिक पड़ेगा वे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। हम सभी के गले में स्वर तंत्रिकाएं होती हैं। फेफड़ों से निकलकर वायु मुख तक आने वाली वायु इस स्वर तंत्रिकाओं से टकराती है, जिसके कारण यह झंकृत हो जाती है। इस झनकार के फलस्वरूप गूंज पैदा होती है। संस्कृत में इसी गूंज को घोष कहते हैं और इसी आधार पर व्यंजन ध्वनियों को सघोष तथा अघोष में विभाजित किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि सघोष तथा अघोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं की गूंज शामिल होती है वह सघोष कहलाती हैं तथा जिनमें यह गूंज शामिल नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं टकराती हैं वे सघोष तथा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कोई गूंज उत्पन्न नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में पहला दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। उदाहरण क, ख, च, छ तथा तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। उदाहरण ग, भ, ज, झ। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन तीसरा व्यंजन है। वह व्यंजन जो गले से होकर होठों तक मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है जो क से लेकर म तक है। ये तो हो गई उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेदों की बात। अब हम जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। पहले यह जान लें उच्चारण स्थान किन्हें कहते हैं। हमारे मुख में कई ऐसे स्थान होते हैं जिनके द्वारा
वायु में रुकावट उत्पन्न करके व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जैसे होंठ, दांत, जीभ, तालु। ये सारे स्थान वायु में अवरोध उत्पन्न करके व्यंजन वर्णों का उच्चारण में भाग लेते हैं। पहला है ओष्ठ। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ओठों के द्वारा वायु के मार्ग को रोका जाए या अवरुद्ध किया जाए, वे वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। दंत। दंत का अर्थ होता है दांत, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में दांतों के द्वारा वायु को अवरुद्ध किया जाए, वे व्यंजन वर्ण दंत कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। तालव्य व्यंजन। तालव्य क्या होता है? अर्थ होता है ताल। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में तालु की सहायता ली जाए, वे तालव्य कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज। मूर्धन्य। मूर्धन्य का अर्थ होता है जीभ तथा तालु के मध्य का कठोर भाग, जो दांतों के थोड़ा सा ऊपर होता है। जब जीभ उससे टकराकर किसी ध्वनि को निकालती है तो उसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ। कंठ का अर्थ होता है गला, अर्थात गले के द्वारा जब वायु को अवरुद्ध कर व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसे कंठ कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। ये तो हो गई स्वर तथा व्यंजन की बात। अब हम जानेंगे अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकले। इन्हें दो चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पहला बिंदु, दूसरा चंद्र बिंदु। अब प्रश्न यह उठता है कि कब हम बिंदु का प्रयोग करें तथा कब चंद्र बिंदु का। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जिस स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है, अर्थात कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तथा जिनके ऊपर खाली स्थान नहीं रहता, अर्थात मात्रा का अंश मौजूद होता है, उनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे अंगीठी, अ के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। जबकि सिंचाई, स के ऊपर छोटी की मात्रा है, इसलिए वहां पे बिंदु का चिन्ह लगाएंगे। अनुनासिक की तरह अनुस्वार भी है, परंतु अनुनासिक जहाँ एक स्वर था, वहीं अनुस्वार एक नासिक के व्यंजन है, जिसके उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। अनुस्वार को लिखने के लिए भी बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा में क के ऊपर बिंदु का प्रयोग हुआ, कंटक में क के ऊपर बिंदु का प्रयोग हुआ। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। कुछ व्यंजन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के योग से हुआ है, उन्हीं को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, यह व्यंजन वर्ण क तथा श के योग से बना है। त्र, यह व्यंजन वर्ण त तथा र के योग से बना है। ज्ञा, यह व्यंजन वर्ण ज तथा इया के योग से बना है। श्र, यह व्यंजन वर्ण श तथा र के योग से बना है। आगत ध्वनियां। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आ जाने के कारण हमारी भाषा में आ गई हों। वे
आगत ध्वनियां कहलाती हैं। अब चलेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, ध्वनि और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर हुआ, ध्वनियां उच्चारित भाषा का मूल आधार होती हैं, जबकि वर्ण लिखित भाषा का मूल आधार होती है। ध्वनियां उच्चारित होते ही समाप्त हो जाती हैं, परंतु वर्ण दीर्घकाल तक बने रहते हैं। ध्वनियां भाषा का प्रधान रूप है, वहीं वर्ण भाषा का नया रूप है। दूसरा प्रश्न, जब श्वास मुख के रास्ते बाहर निकलती है तब कौन से दो कार्य होते हैं? इसका उत्तर होगा, जब श्वास मुख से बाहर निकलती है तो दो कार्य होते हैं। पहला, मुख से निकलने वाली श्वास के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो, अथवा दूसरा, मुख से निकलने वाली वायु स्वतंत्रता पूर्वक मुख से बाहर निकल जाए। और इसी आधार पर ध्वनियों को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रश्न संख्या 3 मैंने पढ़ाया है और 4 भी आप स्वयं से करें। पांचवा, कौन सी ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहा जाता है? ये मैंने अभी पढ़ाया है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना। पहला है, लिखित भाषा का आधार है उच्चारित ध्वनियां। ये गलत होगा। लिखित भाषा का आधार वर्ण है। दूसरा है, समान ध्वनियों के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। ये सही होगा। तीसरा है, स्वरों के उच्चारण में मुख में वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है। तो ये गलत होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। चौथा है, व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से संभव नहीं है। ये सही होगा। पांचवा है, अनुनासिकता व्यंजनों का गुण है। यह गलत होगा, क्योंकि अनुनासिकता स्वरों का गुण है। छठवां, अनुस्वार को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है। यह भी गलत होगा, क्योंकि अनुस्वार को केवल बिंदु के द्वारा ही लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 ये आप स्वयं से